नमस्कार। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में, इकोलॉजिकल पिरामिड। इससे पहले हम लोग देखेंगे जीवों के संबंध के बारे में। देखिए, पिरामिड जो होता है ना, वो तीन तरह का होता है। पिरामिड जीवों के संख्या के आधार पर देखा जाता है, जीवों के भार के आधार पर देखा जाता है और जीवों में ऊर्जा के आधार पर देखा जाता है। तो तीनों हम लोग देख लेंगे कि उसका पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जीवों के संबंध के बारे में। देखिए, हमारे इकोलॉजी में जीवों का संबंध कैसे है। जीव हमारे इकोलॉजी में दो तरीके का मिलेंगे, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में दो तरीके का जीव मिलेंगे। एक मिलेगा स्वपोषी जीव, हम उसको बोलते हैं, जो सूरज के प्रकाश से खाना बना लेता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करके खाना बना लेता है। इसमें हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं और घास जितना भी होता है ये सब आ जाता है, मतलब हरे पेड़ पौधे घास ये सब आ जाते हैं। लेकिन एक होता है परपोषी, एक जीव होते हैं परपोषी, मतलब वो खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो खाना को पकाते हैं, वो दूसरे का खाना बनाया हुआ यूज करते हैं, उसे कहते हैं परपोषी। इसे हेटेरोट्रॉपिक कहा जाता है। ये चार तरह के होते हैं, परपोषी होते हैं चार तरह के, और यही एग्जाम में यहाँ से चारों प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। देखिए कैसे। सहभोजिता, सबसे पहले है सहभोजिता। सहभोजिता को हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस। देखिए, सहभोजिता जो होता है, इसमें जीवों के बीच में कैसा परस्पर संबंध है यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, एक जानवर है, इसके बगल में चिड़िया बैठी हुई है, इसके कान से खोंट निकाल करके खा रही है। जो इसके कान में वैक्स आ रहा है, मोम, उसको निकाल करके खा रही है, उसमें प्रोटीन होता है। तो इन दोनों के बीच में एक समझिए कि बोल सकते हैं सहजीविता का संबंध है, कि इसको भी फायदा हो जा रहा है क्योंकि इसका कान साफ हो जा रहा है, और इसको क्या हो जा रहा है, इसका पेट भी भर जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में दोनों को फायदा हो रहा है। तो जिन संबंध में दोनों जीवों का फायदा होता है उसको हम लोग कहते हैं सहजीविता। तो सहजीविता आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, अगला है सहभोजिता। सहभोजिता में क्या होता है कि इसमें एक जीव को तो फायदा होगा, मतलब दो जीवों में अगर परस्पर संबंध देखा जाए तो इसमें एक जीव को फायदा होगा, लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये हमारा सहभोजिता का एग्जाम्पल है। इसे हम लोग बोलते हैं कॉमनसेलिज्म कहते हैं, इंग्लिश में कॉमनसेलिज्म के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये कछुआ है, कछुआ के ऊपर पीठ पर ये शैवाल जम गया है, शैवाल। तो शैवाल को तो फायदा हो रहा है, मतलब शैवाल को फायदा हो रहा है, लेकिन कछुए को कोई इससे नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके पीठ पर एक कठोर परत दिया रहता है और उसी के ऊपर में शैवाल जम जाता है। तो ये शैवाल को तो फायदा हो रहा है, लेकिन कछुआ को कोई उससे घाटा नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सहभोजिता। उसके बाद देखेंगे परिजीविता। एक जीव होता है परिजीविता। परिजीवी मतलब कि जो दूसरे पर डिपेंड रहता है। इन दोनों के संबंध में क्या होता है, इनमें कैसा संबंध होता है। देखिए, परिजीविता का मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये परिजीविता है। परिजीविता में किसी व्यक्ति के ऊपर मच्छर बैठा हुआ है, मच्छर काट रहा है उसको, तो मच्छर उसका खून पी रहा है। तो मच्छर खून पी रहा है तो मच्छर को तो फायदा हो रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जिसमें एक जीव को घाटा हो और दूसरे को मतलब फायदा हो। इसको हम लोग कहते हैं परिजीविता या पैरासाइटिक कहा जाता है। तो ये पैरासाइटिक का उदाहरण मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे कसकुटा या अमरबेल का जो पौधा है वो परिजीवी का उदाहरण है। वो पौधे पर जाकर के छाप लेता है और उसके जितने भी खाना बनाया हुआ होता है उसको खा लेता है, तो उससे उस पौधे को घाटा हो जाता है और इसको फायदा हो जाता है। तो एक को घाटा होगा, एक को फायदा होगा, उसको कहते हैं परिजीविता। एक होता है मृतोपजीविता। मृतोपजीविता का मतलब होता है कि मृत चीजों पर जीवित रहने वाला, मतलब मृत को मतलब खाने पीने वाला, खत्म कर देने वाला। तो इसमें जनरली अपघटकों को रखा जाता है। अपघटक जो होते हैं डिकम्पोजर्स, जो सड़े गले चीजों को खत्म कर देते हैं खा पी करके। तो देखिए, मृतोपजीविता में क्या होता है कि इसमें एक जीव तो होता ही नहीं है क्योंकि वो मर गया होता है, लेकिन जो दूसरा जीव उसका अपघटन करता है, उसको सड़ा गला करके खत्म कर देता है, उसको फायदा होता है। इसमें देखिए, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये जितने भी आपका कवक, बैक्टीरिया ये सब होते हैं, ये जितने भी होते हैं, चील, कौवा ये सब होते हैं, ये खा करके खत्म कर देते हैं। जैसे आप देखिएगा कि ट्रेन के किनारे या सड़क के किनारे कोई कुत्ता जानवर मर जाता है तो कुछ दिन के बाद वहां पे नहीं रहता है, वो खत्म हो जाता है। खत्म कैसे हो गया, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया का प्रभाव पड़ गया, उस पर कवक का प्रभाव पड़ गया, जिसको उसने खत्म कर दिया। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये मृतोपजीविता का उदाहरण है। इसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को फायदा नुकसान का कोई मतलब ही नहीं है वहां पर, क्योंकि वो मर गया होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग समझते हैं आहार श्रृंखला के बारे में। आहार श्रृंखला क्या है। देखिए, आहार श्रृंखला भोजन के फूड चेन को दिखाएगा। भोजन को फूड चेन जो होता है हमारा भोजन का श्रृंखला, वो एक होता है खाद्य जाल और एक होता है खाद्य श्रृंखला। इन दोनों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर खाद्य श्रृंखला को दिखाया गया है, खाद्य श्रृंखला। इसके बाद तुरंत हम लोग जानेंगे कि खाद्य जाल क्या होता है। एग्जाम में बहुत पूछता है यहाँ से। देखिए, इसमें किस तरीके से भोजन को यूज किया जाता है, जो पारिस्थितिकी में भोजन या ऊर्जा बोल सकते हैं पहुंचता है, वो किस तरीके से पहुंचता है, क्योंकि भोजन के माध्यम से ही ऊर्जा पहुंचता है। देखिए, ये हमारा सूर्य है।
तो पूरे पारिस्थितिकी में अगर पूछा जाएगा कि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है, तो सूरज है। चाहे किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, डायरेक्टली सोर्स हो चाहे इनडायरेक्टली सोर्स हो, उसका जो मेन सोर्स है वो सन ही है, सूरज ही है। सूरज से ही सबको ऊर्जा मिलनी है। हम हैं, जीव है, पेड़ पौधे हैं, कोई भी जानवर है, कोई भी जंतु है, सबको ऊर्जा सूरज से ही मिलता है। चाहे आप धरती के अंदर से कोयला निकाल रहे हैं, चाहे धरती के अंदर से आप पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, वो सब जीव जंतुओं के ही अवशेष हैं। उसमें अभी भी सूरज का ही एनर्जी बचा हुआ है, इसीलिए वो माचिस से जलाने पर तुरंत जल जाते हैं, क्योंकि उसमें सूरज का ऊर्जा भरा हुआ है। तो वही होता है कि सूरज अपना ऊर्जा देता है, तो सबसे पहले मिलते हैं उत्पादक। उत्पादक को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। उत्पादक उसको कहते हैं जो सूरज के प्रकाश संश्लेषण से खाना बना लेता है, और खाना बनाने के बाद उसको प्रयोग करने वाले, जैसे इसमें आ जाते हैं घास और पेड़ पौधे। घास पेड़ पौधे होते हैं इसमें, देखिए अब इसका प्रयोग करने वाले उपभोक्ता कहलाएंगे। इसका यूज करने वाले, उत्पादक का जो प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। लेकिन उपभोक्ता भी तीन तरह के होते हैं। जो उत्पादक को जो खा लेगा उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे मान लीजिए कि घास को कौन खा लिया, घास को टीडे खा लेते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो खा लेते हैं, तो उसको प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में रखा जाएगा। तो उसके बाद आता है द्वितीय उपभोक्ता। कंज्यूमर में तीन तरीके का होता है, प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया। तो द्वितीयक उपभोक्ता में मान लेते हैं हम मेढक को रख लेते हैं। मेढक क्या करता है, मेढक खा लेता है चूहा को। चूहा खाया था किसी घास को या टीडा को, तो टीडा को खा गया मेढक। अब मेढक देखिए, मेढक टीडा को खा गया तो ये द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा। उसी तरीके से मेढक को खा गया सांप, तो सांप आ जाएगा तृतीय उपभोक्ता में। ये अलग अलग फूड चेन में एक मतलब एक दिशा में होता है, लेकिन फूड वेब में देखिएगा, खाद्य जाल में, तो ये बदलता रहता है। इसमें मेनली तीन ही होता है, एक आपको शाकाहारी मिलेगा, एक मांसाहारी मिलेगा और एक सर्वाहारी मिलेगा। शाकाहारी उसको बोलते हैं जो केवल उत्पादकों पर निर्भर रहता है। उत्पादक मतलब घास पेड़ पौधे को खा लेता है, उसको क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी जानवरों को अगर कोई खा लेता है, मांसाहारी जानवर, तो उसमें तीन तरीके के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जैसे पेड़ पौधे या इसको जैसे खरगोश खा लिया, घास खा लिया खरगोश को लोमड़ी खा गई या सियार खा गया, तो इस तरीके से वो हो गया इसका द्वितीय उपभोक्ता। क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गया, खरगोश, उसने यूज किया किसका, उत्पादक का। उसी तरीके से ये एक मतलब सीरीज बना दिया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का। उच्च मांसाहारी में वो सभी जानवर आ जाएंगे जो उच्च कैटेगरी के होते हैं, जैसे बाघ हो गया, बाघ शेर हो गया, वो इन सभी जानवरों को खा सकता है जो मतलब तृतीयक उपभोक्ता को खा लेता है। और मनुष्य तो सर्वाहारी में आता है, मनुष्य सर्वाहारी में आ जाएगा। एक होता है अपघटक। अब देखिए अपघटक किसको कहते हैं, तो ये सब पर प्रभाव डाल सकता है। ये उत्पादक पर भी प्रभाव डाल सकता है, उत्पादक को खत्म कर देगा सड़ा गला करके। जैसे पेड़ पौधे भी देखिएगा सूख जाते हैं, उनको काट कूट करके खत्म कर देता है, मतलब धीरे धीरे उसको चट कर जाता है। तो ये होता है हमारा उत्पादक पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और उपभोक्ता जितने भी हैं ये जब मरेंगे तो इन सबको खत्म करने का काम कौन करेगा, कवक, जीवाणु और चील, या और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो धरती के अपमार्जक कहलाते हैं। एग्जाम में पूछता है कि धरती का अपमार्जक किसको कहते हैं, तो अपघटकों को कहते हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं। ये पूरे धरती को साफ करके रखते हैं, नहीं तो धरती पर बहुत ज्यादा मतलब जीव जंतु मर के पड़े होते। आगे देखते हैं। अब देखिए पिरामिड के बारे में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है। पिरामिड को समझते हैं। देखिए पिरामिड के तीन आधार है, पिरामिड बनाने के तीन आधार है। पिरामिड एक त्रिभुज के आकार का होता है, आप देख लीजिए पिरामिड त्रिभुज के आकार का होता है। इसी के आधार पर दिखाया जाता है कि मतलब पिरामिड उल्टा होगा कि सीधा होगा, कहाँ उल्टा होगा कहाँ सीधा होगा, एग्जाम में हमेशा पूछता है। देखिए एक तो जीवों के संख्या के आधार पर होगा, जीवों के संख्या के आधार पर पिरामिड होता है, और जीव भार के आधार पर होता है, और ऊर्जा के आधार पर होता है। ये तीनों ध्यान में रखना है। एक संख्या के आधार पर बताएगा, और एक उसके भार के आधार पर बताएगा, जीवों के भार के आधार पर, और एक ऊर्जा के आधार पर बताता है। अब इसमें देखिए स्थल पर अगर आप देखेंगे स्थल पर, तो पिरामिड जो होगा वो हमेशा सीधा रहता है। सीधा क्यों रहता है बता रहे हैं। देखिए स्थल पर देखिएगा तो पिरामिड हमेशा सीधा रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबसे नीचे उत्पादक होते हैं। उत्पादक किसको कहते हैं, घास पेड़ पौधे को होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो हम सबसे पहले संख्या के आधार पर देख रहे हैं, तो संख्या सबसे ज्यादा तो घास पेड़ पौधे की होती है, तो ये उत्पादक कहलाते हैं। ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो ये पिरामिड क्या चौड़ाई देख रहे हैं ना, नीचे सबसे ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इसका मतलब कि उत्पादक बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद इनका उपभोग करने वाले दूसरे नंबर पे आते हैं, और सबसे कम अपघटक पाए जाते हैं। इस आधार पर इसका पिरामिड हमेशा सीधा होगा। तो कहेगा कि संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड स्थल पर कैसा होता है,
तो ये सीधा होता है, देखिए यहाँ पे सीधा है। उसके बाद अगर हम एक वृक्ष ले ले, वो पेड़ ले ले, और वो पेड़ पर देखेंगे जीव संख्या के आधार पर तो पिरामिड कैसा होगा। कभी कभी एग्जाम ऐसा दे देता है कि किसी पौधे पर इसका जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा। तो देखिए मान लीजिए कोई पेड़ है, कोई यहाँ पे पेड़ ले लिया हम, तो इस पेड़ पर तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते होंगे, इस कीड़े मकोड़े को पक्षी बहुत सारी खा जाती होंगी। तो पेड़ तो एक ही है, मान लेते पेड़ एक है, तो इनकी संख्या तो बहुत कम होगी। इस पर रहने वाली पक्षी जो है बहुत सारी रहती हैं, जिसके चलते इनकी संख्या ज्यादा होगी। और ये पक्षी मरेंगी तो जीवाणु बैक्टीरिया पक्षियों को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, तो उनकी संख्या और ज्यादा होगी। तो देखिए उत्पादक के रूप में पेड़ हो गया, उसको यूज करने वाले, उस पे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाने वाले पक्षी हो गई, तो पक्षियों की संख्या दूसरे नंबर पे है। और पशु पक्षी अगर मर जाती हैं, पक्षी मर जाती हैं, तो उनको खत्म करने के लिए अपघटक आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं। तो इस आधार पर इनकी संख्या देखिए और ये पिरामिड देखिए, तो ये उल्टा होगा। तो किसी पेड़ पर पिरामिड कैसा होगा, संख्या का पिरामिड, तो हमेशा उल्टा होगा। अब जीव भार का पिरामिड देखते हैं। जीव भार का, देखिए भार का मतलब होता है बायोमास, बायोमास इसको बोलते हैं, जीव भार को बायोमास। देखिए भार मतलब वेट, वेट के आधार पर। देखिए इसमें क्या है कि स्थल पर अगर देखिएगा, स्थल पर किसी स्थल पर जीवों में भार के आधार पर देखिएगा तो सबसे ज्यादा आपको पेड़ दिखाई देंगे, सबसे ज्यादा पेड़, घास, ये सब जितने क्षेत्र हैं उत्पादक सबसे ज्यादा होंगे, भारी भी यही सबसे ज्यादा होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर उपभोक्ता, उपभोक्ता में जितने भी जीव जंतु आ जाते हैं वो सब आ जाएंगे यहाँ पर उपभोक्ता में, हम लोग भी उपभोक्ता में आ जाएंगे। उसके बाद अपघटक आ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादक पाए जाएंगे, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। तो स्थल पर जीव भार का पिरामिड कैसा होता है भाई, तो ये भी सीधा होता है, ये भी पिरामिड कैसा है, सीधा है। उसके बाद अगर जल में कहा जाए, जल में कह दिया जाए कि जल में ये पिरामिड कैसा होता है, तो देखिए जलीय में समुद्र ले लीजिए, तालाब ले लीजिए, चाहे कोई भी जगह अगर दे दे जहां पे पानी हो, वहां पर अगर कहेगा तो देखिए सबसे नीचे उत्पादक होते हैं। उत्पादक में जैसे प्लैंकटन नाम का घास पाया जाता है समुद्र के नीचे या किसी गहरे झील में देखिएगा तो उसमें प्लैंकटन पाया जाता है, वो बहुत कम मात्रा में होता है, उसका भार बहुत कम होगा। यह भार के आधार पर हम लोग देख रहे हैं, तो उसका भार बहुत कम होगा। उसके बाद उसको खाने वाली छोटी छोटी मछलियां होती है, उसके बाद उन छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी बड़ी मछलियां होती है ऊपर में। तो देखिए इस आधार पर दिखाया गया है कि उत्पादक की संख्या, उत्पादक का भार कम होगा यहाँ पर, उपभोक्ता उसके बाद होगा, उसके बाद अपघटक होगा। मतलब कहने का ये है कि अपघटकों का जो भार हो जाता है ऊपर में वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब उन मछलियों को खाने वाला अपघटक बहुत ज्यादा हो जाता है। तो देखिए उत्पादक हो गया, उसके बाद छोटी मछली, बड़ी मछली, उसके बाद अपघटक। तो अपघटकों का संख्या समुद्र के ऊपर में बहुत ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद देखिए अब ये हर जगह के लिए होता है, ये ऊर्जा का जो पिरामिड है ये किसी खास जगह के लिए नहीं है, स्थल या किसी मरुस्थल ऐसे जगह के लिए नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अगर ऊर्जा का पिरामिड, अभी तक सबसे ज्यादा बार एग्जाम में यही पूछा गया है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो देखिए कहीं का भी ऊर्जा ले लीजिएगा, कहीं का भी अगर जगह ले लीजिएगा तो उसमें देखिए उत्पादक हो जाएगा सबसे ज्यादा, कि कहीं पर भी, मतलब आप समुद्र में ले लीजिए, चाहे आप किसी भी जगह पर ले लीजिए, ऊर्जा का पिरामिड के लिए एक पिरामिड बनता है, इसमें सीधा उल्टा नहीं होता है, केवल सीधा होता है। देखिए सबसे नीचे पड़ता है उत्पादक, उत्पादक के बाद कौन आता है, उपभोक्ता, उपभोग करने वाले आते हैं, उसके बाद आते हैं अपघटक। तो ये सबसे ज्यादा उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। इसका मतलब कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होगा, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अब इसी पर 10% ऊर्जा का नियम काम करता है, 10% ऊर्जा ट्रांसफर होता है। इसको दिए थे लिंडमान नामक व्यक्ति ने, लिंडमान नाम याद रखिएगा। 10% ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया था कि अगर एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, दूसरे जीव को खाता है फूड चेन में, तो 10% एनर्जी उसका ट्रांसफर होती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पेड़ पौधा है, यहाँ पे कोई पेड़ है, तो इस पेड़ को सूरज के प्रकाश से 1 लाख कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 लाख कैलोरी। तो 1 लाख कैलोरी अगर ऊर्जा इसको मिलती है, 1 लाख कैलोरी इसको ऊर्जा मिलती है, ये लिंडमान ने बताया है। तो उपभोक्ता अगर कोई इस पेड़ को खा जाता है, इस पौधे को खा गया कोई, तो इसको इसका कितना मिल जाएगा, तो इसको मिल जाएगा इसका 10%। तो 10% कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसका 1000 मिल जाएगा, 1000 कैलोरी उसको मिल जाएगा, 1000 कैलोरी। अब इसमें भी कई तरह के होते हैं उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, वैसे ही 10% का ट्रांसफर होते चला जाएगा। अब अपघटक खाएंगे, अपघटक मान लीजिए खा गए, तो उसको इसका कितना परसेंट मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि इस हिसाब से 10% निकालते चले जाइए। तो 10% का रूल किसने दिया था भाई, तो लिंडमान ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या है और खाद्य जाल क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो देखिए
देखिए एक तरफ मैंने दिखाया है यहाँ पर, एक तरफ मैंने दिखाया है कि ये हमारा खाद्य श्रृंखला है और ये कौन सा है, ये हमारा खाद्य वेब है, इसको खाद्य जाल कहते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है, खाद्य श्रृंखला में एक ही रास्ता होगा, एक ही पथ है, इसको एक पथीय कहा जाता है, एक पथ होता है और ये बहुत ही सिंपल होता है, इसको समझना बहुत सिंपल होता है। जैसे देखिए ये उत्पादक है, ये सब पेड़ पौधे हैं, ये उत्पादक है, इनसे एनर्जी निकल करके कौन यूज कर लिया इसको, ये टीडा खा लिया, घास फूस को टीडा खा लिया, टीडा को खा लिया कौन, टीडा को खा लिया चूहा। तो इस तरीके से 10% का रूल, 10% का जो सिद्धांत है, 10% का रूल है, ये चलता चला जाएगा, एनर्जी का ट्रांसफर होता जाएगा। और इस चूहे को खा लिया सांप, सांप को खा लिया चील, और चील को खत्म कर दिया, चील जब मर गया तो इसको खत्म कर देगा कौन, डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स में आपका कवक हो जाएगा, कवक खत्म कर देंगे तो ये फिर से खत्म हो जाएगा, इनकी समाप्ति हो जाएगी, फिर जाकर के वायुमंडल में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से एक सिंपल होता है, इसमें जीवों की संख्या बहुत कम होती है लेकिन रास्ता इसका एक ही होता है, इसी को हम लोग कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में एक ही रास्ता होता है, मतलब ऊर्जा को जाने का, इसमें जीव एक दूसरे जीव को खाते हैं और 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। लेकिन इसमें देखिएगा आप खाद्य जाल क्या होता है, देखिए खाद्य जाल में एक रास्ता नहीं होता है, इसको बहुपथीय कहा जाता है, बहुपथीय। बहुपथीय का मतलब होता है कि बहुत सारा पथ है, इसमें बहुत सारा पथ है, बहुत सारे रास्तों से मतलब एनर्जी का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें एक जीव को दूसरा जीव ही नहीं, कई जीव खा सकते हैं। इसमें देखिए ये बहुत जटिल होता है, वो जैसे साधारण होता है, ये सिंपल होता था, तो ये कैसा है, ये बहुत जटिल है। इसमें जीवों की संख्या क्या होगी, जीवों की संख्या बहुत अधिक होगी, जीवों की संख्या बहुत ज्यादा होती है इसमें। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, मान लेते हैं कोई उत्पादक है, इस उत्पादक को बहुत सारे जानवर खा सकते हैं, ये टीडा खा सकता है, ये कीट खा सकता है, ये खा सकता है, ये खा सकता है, इस तरीके से दूसरा मार्कर ले रहा हूं, ये सभी जीव खा सकते हैं, ये सारे जीव खा सकते हैं इसको। लेकिन अब देखिए अब इसमें क्या है कि ये जो पक्षी है इस टीडे को खा सकती है, इस टीडे को भी खा सकती है, इसको भी खा सकती है, मतलब कहने का इसमें कई रास्ते मिल जाते हैं, ऊर्जा के लिए इसमें कई रास्ते मिल जाते हैं, ये जाल बन जाता है, इसमें संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब ये अगर कहा जाए बेसिकली, अगर देखिएगा तो अगर कई गो खाद्य श्रृंखला को ही उठा कर रख दीजिएगा, उसी को कहते हैं खाद्य जाल। अगर ये कई गो खाद्य श्रृंखला को ही उठा करके और रख दिया जाए तो उसी को क्या कहेंगे, खाद्य जाल कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें ये खाद्य श्रृंखला हमारा क्या है और ये खाद्य जाल क्या है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।